रुद्र अपना नाम अन्या के मुंह से सुनते ही उसका चेहरा थाम कर प्यार से कहता है, बोलो अन्या। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही अन्या वापस से बेहोश हो गई। रुद्र इस बात से घबराकर डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर अन्या का चेकअप करके रुद्र को एश्योर करते हैं कि अन्या बिल्कुल ठीक है। ये सुन रुद्र चैन की सांस लेता है। वो डॉक्टर से बात करके अन्या को अपनी बाहों में लेकर वापस होटल आ जाता है। रुद्र उसे प्यार से सुलाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर उसके माथे को चूमकर एक नजर जी भर कर उसे देखता है, फिर वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो होटल की एक लेडी स्टाफ को अन्या की देखरेख के लिए छोड़ देता है। उसी के साथ कमरे के बाहर कुछ बॉडीगार्ड्स को भी खड़ा करता है। फिर होटल से निकल अपने वही डार्क ऑरे में वापस आकर अपनी कार में बैठ कहीं निकल जाता है। अन्या को छोड़ने का उसका मन तो नहीं था, लेकिन कुछ अधूरे काम थे जो उसे पूरे करने थे। कुछ देर में रुद्र की कार पुलिस स्टेशन के बाहर रुकती है। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आता है। वहां का हेड ऑफिसर रुद्र को देख काफी अदब से ग्रीट करते हुए उसे अपनी कैबिन में चलने को कहता है, लेकिन रुद्र कैबिन की ओर न जाकर उसे कुछ इशारा करता है, जिसके बाद वो ऑफिसर उसे एक डार्क सेल की तरफ ले जाता है। वहां एक आदमी को रस्सियों से बांधकर काफी बुरी तरह मारा गया था, जिससे उसकी हालत अधमरे जैसी हो गई थी। लेकिन उसे चैन की सांस लेने तक की मोहलत नहीं दी जा रही थी। उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। रुद्र के एंटर होते ही सब ऑफिसर साइड में हो जाते हैं। रुद्र अपनी आंखों में दुनिया जहान की आग लिए उस आदमी को घूरता है, जिसे अभी के अभी उसे जला देगा। वो आदमी और कोई नहीं, शैलेश राठी था। अन्या की छोटी सी चोट पर रुद्र ने उसे जीने लायक नहीं छोड़ा था। अगर ऐसे ही उसे कुछ घंटे और टॉर्चर किया गया तो शायद ही वो अपने आने वाले पल को देख पाएगा। रुद्र के अंदर इस वक्त इतनी नफरत थी कि वो आगे बढ़कर ऑफिसर को कुछ इशारा करता है। इशारा पाते ही ऑफिसर शैलेश राठी का झुका हुआ सिर उठाकर ठीक रुद्र के सामने करता है। शैलेश राठी अपनी अधखुली आंखों से रुद्र को वहां देखकर डर से कांप जाता है। उससे ये बात छुपी नहीं थी कि उसे जो सजा मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है। वो इस हालत में भी नहीं था कि वो रुद्र से कुछ कहे या अपनी करने की माफी मांगे। रुद्र शैलेश राठी की आंखों में अपने लिए डर देखकर अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी नहीं लेते, और तुम्हें तो बड़ा शौक था ना। पहले तो मैंने सोचा तुम्हारी इज्जत और रुतबे को तौर तौर करके छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, तुम तो तब भी नहीं सुधरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की? अब तो तुम्हें उसके लिए मौत से भी बदतर सजा मिलेगी, ऐसी कि तुम्हारी 100 पीढ़ियों की रूह कांप जाएगी सोचकर। इतना बोलकर रुद्र पीछे मुड़कर वहां पड़ी चेयर पर बैठकर अपने हाथों से इशारा करता है, जिससे सारे ऑफिसर एक्टिव होकर उसे वापस से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। रुद्र ने पूरे इंतजाम किए हुए थे। उसने तो शैलेश राठी के लिए एक डॉक्टर तक हायर किया था, ताकि वो इतनी आसानी से मौत के भी दर्शन न कर सके। उसे उसकी चीख सुनकर अन्या का वो दर्द भरा चेहरा याद आ रहा था, जिससे उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा भड़कने लगा था। वहीं दूसरी तरफ सुजाता जी काफी ज्यादा परेशान थी। उन्होंने हर तरीका अपना लिया, लेकिन वो शैलेश जी को नहीं बचा पाई। यहाँ तक कि कोई वकील उनका केस लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो कोई आम आदमी के अगेंस्ट नहीं था। रुद्र राय चौहान के खिलाफ था और शैलेश राठी के खिलाफ इतना मजबूत केस बना दिया था कि उनका छूटना नामुमकिन सा हो गया था। सुजाता जी की रो रो कर हालत खराब थी। वो सारिका जी और केवेंद्र से हाथ जोड़कर शैलेश राठी को बचाने की विनती कर रही थी, लेकिन उनके भी हाथ बंधे थे। वो चाहे एक पल के लिए अपनी बेटी के ऊपर किए जाने वाले हमले के लिए माफ भी कर दे, लेकिन रुद्र अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाने वाले को कभी माफ नहीं करेगा। अब कोई कुछ कर सकता था तो वो थी सिर्फ अन्या, जो कि होटल के कमरे में सुकून से सो रही थी। शाम के वक्त अन्या की नींद धीरे धीरे खुलती है। वो दर्द में अपना सिर पकड़ लेती है, क्योंकि उसे अब भी कुछ भारीपन सा लग रहा था। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है कि वो हेल्पर जिसे रुद्र ने अन्या की केयर के लिए रखा था, वो झट से आगे बढ़कर अन्या को उठने से रोकते हुए कहती है, मैम अभी आपको रेस्ट की जरूरत है, आप रेस्ट करें। अब आप कैसा फील कर रही हैं? आप रुके, मैं अभी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। अन्या उस हेल्पर की बात सुनकर उसे अपनी आंखें खोल असमंजस में देखते हुए पूछती है, तुम कौन हो? वो हेल्पर अन्या को बैठाते हुए रिस्पेक्टफुली कहती है, मैम मेरा नाम पाखी है, मैं यहाँ होटल की स्टाफ हूँ।
सर को कहीं अर्जेंटली जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपके पास रुकने को कहा और ये भी कहा कि जैसे ही आपको होश आए मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। बाकी की बात सुन अन्या एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। तुम जाओ और जाते जाते टेबल से मेरा बैग मुझे देते जाना। अन्या की बात सुन पाखी फिक्र करते हुए कहती है, पर मैम सर ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि मैं आपको अकेली न छोड़ूं। अन्या उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम जाओ, रुद्र से मैं बात कर लूंगी। अन्या की बार बार कहने पर पाखी सिर झुकाकर उसको ग्रीट करते हुए वहां से चली जाती है। अन्या जल्दी से अपना बैग खोल उसमें से अपना फोन निकालती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि पाखी की बातों से साफ झलक रहा था कि रुद्र को अन्या की कितनी फिक्र थी और अन्या को बेहोशी की हालत में रुद्र के करीब होने का पूरा एहसास था। ये सब सोचकर उसे अंदर से काफी खुशी हो रही थी। वो अपना फोन ऑन करके चेक करती है तो एक पल के लिए वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके माँ और पापा के काफी सारे मिस कॉल थे और साथ ही काफी सारे मैसेज। अन्या को लगा उसके मम्मी पापा उसकी चिंता में होंगे, इसलिए वो रुद्र को कॉल करने से पहले अपने मम्मी पापा को कॉल करती है। उसने अपनी माँ को सबसे पहले कॉल किया। तारिका जी इस वक्त सुजाता जी के पास बैठी उन्हें हौसला दे रही थी। जैसे ही उनका फोन बजता है, तारिका जी से पहले सुजाता की नजर फोन पर जाती है। वो झट से आगे बढ़कर फोन उठाते हुए अपने रूंधे गले से कहती है, हेलो अन्या बेटा। इतना बोल वो रोने लगती है। अन्या सुजाता जी की आवाज पहचान जाती है, पर उनकी ऐसी आवाज सुनकर काफी ज्यादा परेशान भी होती है। वो चिंता भरे स्वर में कहती है, मासी माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? सब ठीक है ना? अन्या के ऐसे पूछने पर सुजाता जी रोते हुए कहती हैं, कुछ ठीक नहीं है अन्या बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं कहीं की नहीं रही, तेरे मौसा जी वो। इतना बोल सुजाता जी का गला भर जाता है। सारिका जी उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती हैं। अन्या उनकी आधी अधूरी बात सुनकर फिर से कहती है, क्या हुआ मौसा जी को? मासी आप रो क्यों रही हैं? बताइए मुझे। लेकिन सुजाता की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो अन्या को कुछ कह सके, इसीलिए सारिका जी उनके हाथ से फोन लेकर कुछ साइड में जाती हैं और फोन अपने कान से लगाकर कहती हैं, हेलो लाडो, कैसी है तू? अन्या अपनी माँ की आवाज सुन बेचैनी से पूछती है, माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मासी को क्या हुआ और वो क्या बोल रही थी? इतना रो क्यों रही थी? माँ मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? अन्या की बात सुन सारिका जी की नजर सुजाता जी पर जाती है, जिनकी हालत अब खराब हो चुकी थी, जिसे देख उनकी आंखों में भी नमी आ जाती है। वो खुद को संभालते हुए कहती हैं, लाडो यहाँ कुछ ठीक नहीं है, तेरे साथ हुए हादसे को लेकर दामाद जी ने जीजा जी पर केस कर दिया है, उन्हें जेल भेज दिया और उनके छूटने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हमने हर कोशिश करके देख ली है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ दीदी की हालत बद से बदतर हो रही है। इतना बोल सारिका जी खामोश हो गई। वहीं अन्या के तो होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर पल भर में चीजें इतनी बिगड़ कैसे गई। उसे तो अब सुजाता जी की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, माँ आप मासी माँ का ख्याल रखो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोल अन्या झट से फोन रख देती है, फिर जल्दी से जियान को कॉल करती है। जियान इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर था और रुद्र होटल के लिए निकल चुका था। जियान अन्या का कॉल देख तुरंत कॉल उठाता है। उसके बस हेलो पर अन्या जैसी बरस पड़ती है, जियान अभी के अभी शैलेश राठी को जेल से छुड़वाओ और इस केस को खत्म करो, अभी के अभी। जियान अन्या की बात सुनकर हैरान रह गया। वो आश्चर्य से कहता है, लेकिन मैम सर। अन्या गुस्से में कहती है, मैंने जो कहा वो करो। सर अगर कुछ कहीं तो कह देना मैंने कहा, मुझे 10 मिनट में ये सारा तमाशा खत्म चाहिए। इतना बोलकर अन्या गुस्से में फोन रख देती है। इस वक्त अन्या के दिल दिमाग में काफी सारे सवाल थे। रुद्र जब वापस लौटा तो उसकी नजर ग्लास वॉल के पास खड़ी अन्या पर जाती है, जो अपनी सोच में गुम रात के चमकाते शहर को देख रही थी। कमरे में अंधेरा था, बस 2 छोटी छोटी लैंप जल रही थी। रुद्र बिना शोर किए अन्या के पास जाता है और शांत स्वर में उसे टोकते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो रेस्ट करो। अन्या रुद्र की बातों का कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए वैसे ही खामोश खड़ी रहती है। रुद्र उससे दोबारा टोकते हुए कहता है, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा, चलो रेस्ट करो। लेकिन अब भी अन्या वैसे ही खड़ी थी। रुद्र कुछ कदम आगे बढ़कर अन्या के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रुद्र की बातें और उसकी छुअन अन्या को अंदर से भड़काने का काम कर रही थी। वो गुस्से में रुद्र का हाथ झटक कर अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखती है। अन्या की आंखों में ऐसे भाव देख रुद्र कंफ्यूज सा उसे देखते हुए कहता है, आर यू ओके?
इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अन्या अपने कदम पीछे करते हुए अपना हाथ आगे करके उसे गुस्से में देखते हुए कहती है, वहीं रुक जाएं, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप जैसा खुदगर्ज इंसान आज तक नहीं देखा। मैं कोई चीज नहीं हूँ जो आपके कहने पर चले, जैसा आप चाहे वैसे करे और तो और हर वक्त अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें और फेंक दे। अन्या की बातें और उसके भाव रुद्र को हैरत में डाल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक अन्या ऐसी बातें क्यों करने लगी। क्या अन्या बचा पाएगी अपने मौसा को? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र अन्या को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। अन्या एक कदम पीछे जाते हुए रुद्र को उंगली दिखाकर गुस्से में कहती है, वहीं रुक जाइए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है और जो मैं कह रही हूं वो सच है। मुझे अब आपसे कुछ और नहीं सुनना। आप हर कदम पर सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही तो करते आई हैं। जब जी में आया पत्नी मानने से इनकार कर दिया, जब जी में आया सबके सामने पत्नी बोल दिया, जब जी में आया मुझे कुछ भी सुनाकर चले गए, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा दिए और तो और अपने बदले तक में मुझे शामिल करके सबके सामने मुझे बुरा बना दिया। ये सब होने के बाद भी मैं चुप थी, आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आपने तो मेरे जज्बातों, मेरी फीलिंग तक को खेल बनाकर रख दिया। आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मुझे लगने लगा था कि आप ऊपर से कितने भी बेदिल इंसान हो, लेकिन आपके अंदर भी एक दिल धड़कता है जो मेरे जज्बातों की कदर करता है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आप मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलाने इसलिए नहीं ले गए क्योंकि आप मेरी फीलिंग्स की कदर करते थे, बल्कि इसलिए ले गए थे ताकि आप मेरे मौसा जी शैलेश राठी की दुखती रग पर अपने पैर रखकर मजे ले सके, उन्हें और भी ज्यादा जलील और तकलीफ दे सके, अपनी आंखों के सामने सारा तमाशा होते देख सके। रुद्र बस शांत सा अन्या के चेहरे को देख रहा था। अन्या रुद्र को शांत देख आगे कहती है, क्यों, क्या हुआ? बोले, यही बात थी ना, आप मुझे इसीलिए ले गए थे ना, और मैं बेचारी ये समझकर खुश हो रही थी कि आपको मेरी खुशियों की परवाह है, लेकिन बस अब और नहीं। ये सब बोलते बोलते अन्या की आंखों में दर्द भरे आंसू आ गए, जिन्हें देख अन्या से ज्यादा रुद्र को तकलीफ हो रही थी। अन्या इस वक्त रुद्र को, उसके इरादों को बिल्कुल गलत आंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शब्द उसके अंदर किसी ने डाले हैं। वो इस वक्त अपने गुस्से में कांप रही थी। रुद्र को अन्या की बातों से तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसके लिए अगर कुछ मैटर करता था तो वो थी अन्या की हेल्प। रुद्र आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी अन्या वापस से अपने कदम पीछे लेते हुए काफी तकलीफ भरी आवाज में उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज अब और नहीं, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है, छोड़ दे मुझे, अकेला छोड़ दे। इतना बोलते बोलते अन्या दीवार से सटकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र ये देख नहीं पाया। वो जल्दी से अन्या के पास आता है और उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे जैसे ही छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, अन्या उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में कहती है, हाथ मत लगाइए मुझे। रुद्र अन्या को पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरी बात तो सुनो तुम, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अन्या उखाड़ते हुए कहती है, कुछ नहीं सुनना मुझे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी फीलिंग से। इतना बोल अन्या रुद्र को पीछे धक्का देते हुए उठ जाती है। अन्या इस वक्त कुछ सुनने या कहने की हालत में नहीं थी। वो आज पहली बार काफी वॉयलेंट बिहेव कर रही थी। उसका दिल दिमाग जैसे अपने खुद के सोचने समझने की स्टेज में नहीं था। अन्या की बार बार खुद से दूर करने की बात सुनकर रुद्र को अब काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन उसके जहन में डॉक्टर की बात भी थी, जिस वजह से वो खुद को शांत करते हुए अन्या का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए प्यार से कहता है, अन्या मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अन्या वापस से अपना हाथ छुड़ाते हुए रुद्र को धक्का देने की कोशिश करती है। वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं लग रही थी। रुद्र अब काफी इरिटेट हो चुका था। आज तक उसने किसी भी लड़की के इतने नखरे नहीं झेले थे। उसे तो लड़कियों को हैंडल करना तक नहीं आता था,
उसका दिमाग जैसे इस मामले में काम करने के लिए ब्लॉक हो गया था। अन्या बार बार रुद्र के सीने पर मारकर अपना हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रुद्र की लिमिट अब क्रॉस हो चुकी थी, इसीलिए वो गुस्से में अब अन्या का हाथ छोड़ उसकी कमर पकड़ लेता है और हल्का जमीन से उठाते हुए उसे वापस दीवार से सटाकर खुद उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। वो अपनी बॉडी का भार उस पर डाल उसे ब्लॉक कर देता है। अन्या अपना दूसरा हाथ जैसे उठाती है, रुद्र उसे पकड़कर दीवार से सटा देता है। अन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही रुद्र बिना वक्त गवाए नीचे झुकता है और अन्या के होंठों पर अपनी होंठ रखकर उस पर अपना कब्जा कर लेता है। इस हरकत से अन्या दंग रह जाती है। रुद्र उसे काफी अग्रेसिव होकर किस कर रहा था और अपनी जीभ से उसके होंठों को खोलने की कोशिश कर रहा था। अन्या तो सुन्न ही पड़ गई। इस एहसास से उसके पूरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र की बॉडी के प्रेशर के कारण हिल तक नहीं पाती। रुद्र अन्या के होंठों पर और प्रेशर देता है, जिससे उसके होंठ खुल जाते हैं। रुद्र तो अब सब कुछ भुलाकर सिर्फ अन्या को किस करने में ही खो गया था। पहले तो उसने सोचा कि वो सिर्फ एक सिंपल किस करके अन्या से दूर हो जाएगा, लेकिन जब उसके होंठों को अन्या के होंठों का स्वाद मिला तो वो बावला सा हो गया। उसे पाने की चाह और बढ़ गई और कब उसकी सिंपल किस पैशनेट में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ पल स्ट्रगल करने के बाद अन्या भी थक गई और रुद्र की किस को फील करने लगी। उसे ये किस अच्छी फीलिंग दे रही थी। रुद्र को अन्या को किस करना काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए वक्त के साथ उसकी किस काफी डीप होती जा रही थी। वो कभी उसके होंठों से खेलता तो कभी उसकी जीभ से खेलता था। रुद्र अन्या के होंठों से होते हुए उसके मुंह के हर कोने को पैशन के साथ चूम रहा था। वो उसके स्वाद में बावला सा हो गया। उसकी पकड़ अन्या की कमर पर कसती जा रही थी। आज तो उसका इरादा जैसे अन्या के होंठों का सारा रस पीने का था। वो रुकने के बारे में सोचना तक नहीं चाहता था, लेकिन अब अन्या की सांसें फूलने लगी थी, जिसे महसूस करके रुद्र को ना चाहते हुए उसे छोड़ना पड़ा। वो धीरे से अलग होकर अन्या के लाल पड़ गए चेहरे और होंठों को देखता है। अन्या रुद्र के आजाद करने पर लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे देखने लगी। रुद्र, जिसको अब अपनी जज्बातों पर काबू करना इस वक्त मुश्किल हो रहा था, वो वापस से कुछ पल अन्या को देखते देखते दोबारा से किस करने लगा। अन्या तो अब सुन ही पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब रुद्र को कैसे रोके, क्योंकि उसके जुनून के आगे अन्या काफी कमजोर फील कर रही थी। लेकिन इस बार रुद्र अन्या को ज्यादा परेशान न करते हुए अपने आप को कंट्रोल करके जल्द ही अलग होकर उसकी आंखों में देख नरमी से कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे जो शिकायत करनी है करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा और दवाई लेनी होगी। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इतना बोल वो उससे दूर हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अन्या ने ऐसा अचानक रिएक्ट क्यों किया। वो कुछ सोचकर अन्या के लिए नॉर्मल फूड ऑर्डर करके वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। वहीं रुद्र के जाने के बाद भी अन्या बुत बनी खड़ी थी। उसे अब तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसके और रुद्र के बीच में हुआ ये कोई उसका सपना नहीं था। वो धीरे से अपना हाथ उठाकर अपनी होंठों को काफी हल्के से अपनी उंगलियों से छूती है। उसकी आंख खुद ब खुद उस प्यारे एहसास को फील करते हुए बंद हो जाती है। ये एहसास अन्या के लिए काफी जाना पहचाना और करीबी था, जिसे सोचकर अन्या हिल गई थी। उसके ख्याल से ये किस उसकी और रुद्र की पहली थी, लेकिन ये एहसास उसके लिए काफी पुराने थे। यही हाल रुद्र का भी था। उसे भी अन्या को किस करना जाना पहचाना एहसास महसूस हुआ था। ये सब उसने भी महसूस किया, लेकिन कहाँ और कब उसे समझ नहीं आ रहा था। दोनों अपने ख्यालों के उलझन में खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ शैलेश राठी को जेल से छोड़ दिया था, पर उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो घर जा सके, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया। शैलेश राठी को ये कहकर छोड़ा गया कि आज के बाद अगर उन्होंने रुद्र या रुद्र से जुड़े किसी भी इंसान को
जरा सी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सुजाता जी ये जानकर खुश थी कि शैलेश जी छूट गए हैं। केवेंद्र जी और सारिका अब तक उनके साथ थे। वहीं उन्हीं के घर दिव्या आधी रात को किसी को कॉल करके मुस्कुराते हुए कहती है, वाह क्या आइडिया दिया है, मान गई मैं तुम्हें। अन्या अब तो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और बेचारी जिस पति पर इतना अपमान कर रही थी वो रिश्ता तो एक पल में ही टूट जाएगा। उसके सारे के सारे सपने एक पल में चकनाचूर हो जाएंगे। वैसे सही नस पकड़ी तुमने, जिससे उसे खुद भी एहसास नहीं होगा कि कैसे वो खुद ही बनी बनाई गृहस्थी को तबाह करेगी। इतना बोल दिव्या हंसती। फोन की दूसरी तरफ से भी खतरनाक हंसी की आवाज आती है। फिर दिव्या को छोड़कर अपने दांत पीसते हुए कहती है, वैसे इतनी आसानी से उसे अब मैं जीने नहीं दूंगी। उसकी वजह से हमें काफी कुछ झेलना पड़ा। मेरी जगह वो उस रुद्रराय चौहान के साथ खड़ी होकर इतना इतरा रही है। उधर से काफी रहस्यमयी आवाज आती है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो धीरे धीरे अपने मोहरे निकालकर उस अन्य को बर्बाद करना है। एक पल में मजा नहीं जो दिल दिल भरी मौत में है। और जिसके दम पर वो इतना इतरा रही है वो तो उसे एक पल में अपनी जिंदगी से चींटी की तरह मसल कर बाहर फेंकेगा। बस थोड़ा सब्र करो। इतना बोलकर दूसरी तरफ वाले इंसान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर वो फोन काट कर किसी को मैसेज टाइप करते हुए लिखती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मुंबई में है। इतना बोलकर वो मैसेज सेंड करके हंसते हुए कहती है, अन्या अन्या, तुम्हारी जैसी भोली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन तुम्हारी जगह वो नहीं जहां अभी तुम हो। तुम्हारी जगह वहां है जहां तुम्हें हर पल अपने आप से खिन्न हो। डोंट वरी बेबी, बहुत जल्द तुम वहां होगी, आई प्रॉमिस। दिव्या किससे बात कर रही थी और उसने किसको मैसेज करके अन्या के मुंबई में होने की जानकारी दी है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसके खुद के दिल में एक टीस सी उठ रही थी। कुछ पल ऐसे ही अन्या को अपनी बाहों के आगोश में लिए रुद्र को भी नींद आ जाती। रुद्र को अन्या का खामोश चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो उसको कहकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप ही रहा। कुछ समय में दोनों ने अपना अपना डिनर फिनिश कर लिया। डिनर के बाद रुद्र अन्या को उसकी दवाई देता है, जिसे वो चुपचाप खा लेती है। फिर रुद्र एक नजर उसे देखकर कमरे से बाहर चला जाता है। वो बाहर आकर अपना फोन निकालकर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। फिर अपना लैपटॉप लेकर वहीं सोफे पर बैठ अपना काम करने लगता है। लेकिन आज पहली बार उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसके जहन में बार बार अन्या की कही गई बातें घूम रही थी। अन्या उसे इतना गलत समझ रही थी कि रुद्र को अब अपने किए पर एक बार सोचना पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है। शुरुआत से ही उसके फैसले सिर्फ उसके हुआ करते थे। उसके लिए गए फैसले से किसी को क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता था। लेकिन आज उसके एक फैसले से अन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये बात रुद्र को अंदर ही अंदर खा रही थी। कुछ देर बाद भी जब उसका दिल शांत नहीं हुआ तो वो वापस से अन्या को चेक करने कमरे में आता है। लेकिन बेड को खाली देख उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। वो आसपास नजर घुमाता है तो उसकी नजर बालकनी में खड़ी अन्या पर जाती है। ये देखकर रुद्र को अब अन्या पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ के साथ अब लापरवाही कर रही थी। वो अन्या के पास जाने से पहले कबर्ड के पास जाता है और उसमें से एक शॉल लेकर अन्या की तरफ बढ़ जाता है। अन्या अपनी सोच में गुम थी। उसके जहन में अब तक सिर्फ वो एहसास थे जो कुछ देर पहले रुद्र ने उसे दिए थे। वो उन एहसासों को भुला नहीं पा रही थी। उसी के साथ उसके जहन में अतीत के कुछ अनचाहे दर्द भरे पल भी याद आने लगे थे, जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। वो एक ऐसा सच था
जो उसकी आश पर हावी हो सकता था। रुद्र अन्या को जैसे ही पीछे से शॉल ओढ़ता है, अन्या डर से पीछे खिसक जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बालकनी के रेलिंग की ओर गिरने लगती है। पर वक्त रहते रुद्र उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अन्या भी डर से कस कर उसके सीने से लग जाती है। इस वक्त वो डर से कांप रही थी। उसकी पकड़ रुद्र पर कसती ही जा रही थी, जिससे उसके नाखून रुद्र को चुभ रहे थे। वही हाल रुद्र का भी था। वो भी अन्या को गिरते देख डर गया था, लेकिन जब उसे अन्या की कपकपाहट महसूस हुई तो वो खुद को शांत करके उसके सिर पर हाथ फेर कर चिंता भरे स्वर में कहता है, क्या हुआ तुम्हें अचानक? सब ठीक तो है? तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे चेक करने दो। इतना बोलकर रुद्र जैसे ही अन्या को खुद से अलग करने की कोशिश करता है तो वो उससे और कसकर लिपट जाती है। ये देखकर रुद्र भी समझ आता है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो अन्या उससे छिपा रही है, लेकिन इस वक्त वो बताने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए वो भी चुपचाप अन्या को अपनी बाहों में समेट लेता है। अन्या भी रुद्र की बाहों में खुद को महफूज पाकर अच्छा महसूस कर रही थी। कुछ पल में ही उसका कांपना भी बंद हो गया। बाहर तेज ठंडी हवा बह रही थी, जिसे देख रुद्र को अन्या की तबीयत की फिक्र होने लगती है। वो उससे अलग होने की कोशिश करता है तो अन्या वापस से उसे और कसकर लिपट जाती है। ये देखकर रुद्र प्यार से अन्या से कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर। इतना बोलकर रुद्र हल्का सा नीचे झुककर अन्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। अन्या भी रुद्र के गले में अपने हाथ लपेटकर उसकी आंखों में देखने लगती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। उनकी आंखों में अनकहे एहसास थे एक दूसरे के लिए। लब खामोश थे, शोर था तो सिर्फ धड़कनों का। रुद्र कमरे में आकर ध्यान से उसे बेड पर लिटाकर उठने को होता है। अन्या उसे वापस से कसकर पकड़कर ना में सर हिला देती है, जिसे देखकर रुद्र अपनी पलकें झपकाकर अन्या के पास लेट जाता है। अन्या भी दुबक कर उसके सीने से लग जाती है। ये देखकर रुद्र भी बिना कुछ कहे अन्या को अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ पल में अन्या को नींद आ जाती है, लेकिन रुद्र की नींद कहीं गायब सी हो जाती है। उसका ध्यान सिर्फ उसके मासूम से चेहरे पर टिका रहता है। वो अपना हाथ आगे करके प्यार से उसका गाल छूता है और उसके चेहरे पर आए बाल पीछे करके ध्यान से उसका चेहरा देखने लगता है। फिर उसकी नजर उसके होंठों पर जाती है, जिसे देख वो प्यार से अपने अंगूठे से उसके होंठों को नरमी से छूकर उस एहसास को महसूस करता है। वो ये सब फील कर ही रहा था कि अचानक अन्या के चेहरे पर नींद में ही बल पड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे नींद में ही वो किसी दर्द का सामना कर रही हो। अन्या की पकड़ नींद में भी रुद्र की शर्ट पर कसती जा रही थी। ये देख रुद्र प्यार से उसके सिर और चेहरे पर हाथ फेर कर फिक्र भरी आवाज में कहता है, ये क्या है भाईफी? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर इतना दर्द दे रही है? मुझे बताओ, मैं हूं तुम्हारे साथ हर पल हमेशा, प्रॉमिस। इतना बोलकर रुद्र अन्या के माथे पर प्यार से चूम लेता है, फिर उसके दोनों गालों को चूमता है, फिर धीरे से उसके होंठों को भी चूमता है। इस प्यार भरे एहसास से अन्या शांत पड़ जाती और नींद में भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। रुद्र एक नजर अन्या को देख वापस से उसके माथे पर किस कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसे अन्या की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके खुद के दिल में एक टीस सी उठ रही थी। कुछ पल ऐसे ही अन्या को अपनी बाहों के आगोश में लिए रुद्र को भी नींद आ जाती है। दोनों के दिल मिलने को बेकरार तो थे, लेकिन अभी इंतजार की घड़ी और दर्द का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। दोनों के दिलों में कुछ अनकहे जज्बात थे, जिन्हें दोनों ही अपने दिल में छिपाए बैठे थे। अगली सुबह अन्या की जब नींद खुली तो वो बेड पर अकेली थी। खुद को अकेला देख वो अपनी नजर आसपास दौड़ाती है, लेकिन रुद्र पूरे कमरे में कहीं नहीं था। अन्या के जहन में अब तक कल की बात घूम रही थी, जिसकी वजह से उसका मन निराश था। वो बुझे मन से वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है। वो तैयार होकर जब कमरे से बाहर आती है
तो रुद्र उसे सोफे पर अपना काम करते हुए नजर आता है। अन्या भी खामोशी से उसके बगल वाले सोफे पर बैठ जाती है। रुद्र एक नजर उसको देखकर अपना लैपटॉप साइड रखता है, फिर साइड में रखे जूस के जग से उसके लिए जूस निकालकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, इसे पी लो और नाश्ता करके दवाई भी ले लो, फिर रेडी हो जाना। तुम्हें घर छोड़कर मुझे आज रात की फ्लाइट से लंदन के लिए निकलना है। उसके लंदन जाने के बारे में सुनकर अन्या हैरत से उसे देखने लगती है, लेकिन रुद्र वापस से अपने कामों में लग जाता है। अब अन्या का दिल और भी ज्यादा मायूस हो जाता है। वो बेमन से अपने सारे काम निपटाकर रुद्र के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अन्या की नजर बार बार रुद्र पर जा रही थी। उसका दिल जैसे उससे कह रहा था कि वो उसे जाने से रोक ले, लेकिन उनका रिश्ता अन्या की नजर में ऐसा नहीं था कि वो रुद्र से ऐसा कुछ कह सके। शाम के समय रुद्र और अन्या वापस मुंबई पहुंचते हैं। रुद्र का असिस्टेंट उनको एयरपोर्ट पर ही ग्रीट करता है। रुद्र उससे कुछ डॉक्यूमेंट लेकर कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देता है, फिर एक नजर अन्या को देखकर वहां से अपने कदम आगे बढ़ा देता है। अन्या की नजर रुद्र पर थी। वो उसे यूं जाता देख बेचैन हो जाती है। रुद्र का असिस्टेंट अमन अन्या के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो हेलो मैम, सर ने मुझे आपको घर छोड़ने को कहा है, तो हम चले। अन्या ये सुन असमंजस में कहती है, लेकिन वो नहीं चलेंगे हमारे साथ। अन्या की बात का मतलब समझकर अमन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मैम, सर की अभी 1 घंटे बाद फ्लाइट है, वो लंदन के लिए निकल रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। अमन की बात सुनकर अन्या खामोश सी उस ओर देखती है जहां से रुद्र अभी अभी गया था। उसे इस वक्त काफी बुरा लग रहा था कि रुद्र ने जाते वक्त उससे कुछ नहीं कहा। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना सिर हल्का सा हिलाकर चुपचाप अमन के साथ चल देती है। तभी पीछे एक पिलर के पास खड़ा रुद्र अन्या का ऐसा लटका चेहरा देख तड़प उठता है। उसका तो दिल चाह रहा था कि वो सब छोड़कर उसके पास चला जाए और एक बार फिर उसे सीने से लगा ले, लेकिन वो खुद को मजबूर करके जाती हुई अन्या को देखता रहता है। रुद्र जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने दिल में उठ रहे जज्बात से वो खुद जैसे थक सा गया था, जिन्हें वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उन जज्बातों को समझने के लिए वो कुछ दिन शांत रहना चाहता था। रुद्र तब तक उसे देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आज उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी थी। वो दुख भरे लहजे में कहता है, गुड बाय वाइफी, मेरे साथ तो तुम्हें दुख ही मिला, अब मेरे बिना शायद तुम खुश रहो। अन्या एयरपोर्ट से निकलकर सीधा कार में बैठ गई। कार में बैठकर उसे जैसे अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस हुआ। कार अपने रास्ते चल पड़ी। अन्या वापस से उस अजनबी शहर को देखने लगी। उसके लिए ये शहर आज भी अजनबी ही था। कुछ भी तो नहीं बदला था। जब वो पहली बार आई थी तब भी वो अकेले ही तो थी। अन्या से जब अपनी जज्बात कंट्रोल नहीं हुई तो वो अमन से कहती है, कार रोको। अन्या की अचानक आवाज सुनकर अमन असमंजस में उससे कहता है, क्या हुआ मैम, आपको कुछ चाहिए? अन्या शांत स्वर में कहती है, नहीं, बस आप गाड़ी रोक दो यहीं। अमन साइड में ले जाकर कार रोक देता है। अन्या कार से जैसे निकलने को होती है, अमन भी हड़बड़ाकर कार से निकलते हुए कहता है, मैम आप कहाँ जा रही है? अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं लेके आता हूँ। अन्या नाम में सर हिलाकर कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर सामने एक पार्क की ओर इशारा करते हुए आगे कहती है, मैं बस कुछ पल अकेला रहना चाहती हूँ, आप यहीं इंतजार करें। अमन अन्या की बात सुनकर परेशान होते हुए कहता है, लेकिन मैम सर ने मुझे आपको अकेले छोड़ने से मना किया है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अन्या अमन की बात सुनकर एक फीकी मुस्कान के साथ कहती है, जब आपके सर मुझे अकेले छोड़कर बिना जवाब दिए जा सकते हैं तो आप उन्हें जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अन्या पार्क की ओर बढ़ जाती है और अमन अन्या की बात सुनकर कंफ्यूज सा उसे देखता रहता है। अन्या अपने कदम बढ़ाते हुए पार्क में आ जाती है।
कुछ देर टहलने के बाद वो वहां बनी एक बेंच पर बैठ जाती है। कुछ पल ऐसे ही जमीन को देखकर अन्या के सब्र का बांध टूट सा जाता है और वो थपक कर रोने लगती है। उसे तो ये भी नहीं पता था आज जो उसके आंसू बह रहे हैं वो क्यों बह रहे हैं। उसे क्यों रुद्र का ऐसे छोड़ जाना बुरा लग रहा है, जबकि उसने तो अपने दिल को पहले से समझा रखा था कि रुद्र एक ना एक दिन उसे छोड़ ही देगा। लेकिन आज उसका दिल सब बात जानकर भी रो रहा था। अन्या कमजोर नहीं थी। उसने अपने अतीत में काफी कुछ ऐसा सहा था जो सबके लिए काफी मुश्किल था, पर अब उसके जज्बात रुद्र के सामने कमजोर पड़ने लगे थे, जबकि उनके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता भी ना था। वो तो बस नाम के ही पति पत्नी थे और मोहब्बत का तो अब तक कोई आगाज ही नहीं था। कुछ पल ऐसे ही सुबकने के बाद कोई उसके बगल में आकर बैठ जाता है। फिर वो अन्या की तरफ अपना रुमाल बढ़ा देता है। अन्या उस रुमाल देते हुए इंसान को देख हैरान हो जाती है। उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, आप कौन है जो आया है अन्या की आंसू पोंछने? क्या अन्या को होने लगा है रुद्र से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अन्या पार्क में बैठी अपने दर्द में डूबी ही थी कि कोई उसके बगल में बैठकर अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ाता है। अन्या अपनी नजर उठाकर अपने बगल में बैठे इंसान को देखती है तो उसके मुंह से हैरानी से निकलता है, आप? वो और कोई नहीं, विक्रम था। अन्या को ये उमसुम सा पार्क में आते देख वो उसके पीछे आ गया था। अन्या का दर्द भरा चेहरा उससे छुपा नहीं था और उसे ऐसे देखकर उसके दिल में भी एक आह उठ रही थी। अन्या से आखिरी मुलाकात के बाद विक्रम कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था, जिसकी वजह से उसकी अन्या से मुलाकात ही नहीं हो पाई। उनकी दोस्ती भी ऐसी नहीं थी कि वो उसे कांटेक्ट कर पाता, लेकिन विक्रम के जहन में सिर्फ अन्या ही छाई हुई थी और आज उसे देख वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। विक्रम की नजर अब अन्या से मिली तो उसकी पलकें भीगी थी और आंखें लाल थी, जिनमें दर्द के साथ साथ एक अजीब सा खालीपन था। विक्रम उसका ऐसा दर्द भरा चेहरा देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो खुद के उमड़ रहे जज्बात को काबू करके कुछ अलग अंदाज में कहता है, जी हाँ मैं, और मुझे ये जान के बेहद खुशी है कि आप मुझे भूली नहीं है। विक्रम की बात सुनकर अन्या अपने आंसू अपनी साड़ी के पल्लू से ही साफ करके मुंह बनाकर कहती है, आपको ऐसा हर बार क्यों लगता है कि मैं आपको भूल जाऊंगी? मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। विक्रम अन्या की बात सुनकर मजाकिया अंदाज में कहता है, अब आपकी यादों में मैं जिंदा हूं, मुझे इस बात की खुशी है। अन्या विक्रम की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, जहां तक मुझे याद है मैंने आपको सिर्फ दोस्ती का हक दिया है, मुझसे फ्लर्ट करने का नहीं। अन्या की बात सुनकर विक्रम अपनी आंखों में शरारत लिए कहता है, क्यों, आपको डर है कि आप मेरी इस पर्सनालिटी पर कहीं दिल ना हार जाओ? विक्रम की बात सुनकर अन्या चिढ़ते हुए कहती है, बकवास। विक्रम विश्वास से कहता है, सच्ची आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? अन्या एक नजर उसे ऊपर से नीचे देखकर ना में सर हिलाती है, जिस बात से विक्रम को अब मिर्ची लगने लगी। वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर फ्रेंड सर्कल में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो विक्रम के चर्म से बच सकी हो। अन्या विक्रम की बात सुनकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, और तुम्हारा क्या? तुम्हें आज तक कितना ने अपनी कशिश में डुबोया है? विक्रम उसकी आंखों में कहीं खोता हुआ कहता है, बस एक ने। अन्या आंखों को उचकते हुए इशारे में पूछते हुए कहती है, और वो कौन है? अन्या के सवाल पर विक्रम वैसे ही उसकी आंखों में खोए हुए अंदाज में कहता है कोई जिसकी आंखें उसके लब से ज्यादा कह देती हैं, जिसकी आंखों में खामोशी भी है और शोर भी, ठहराव भी है और बेचैनी, दर्द और खुशी भी। विक्रम की बातें और उसके कहने के लहजे से अन्या को खुद पर ही सारी बातें लग रही थी, इसलिए वो अपनी नजरें फेर कर कहती है, बिना नाम की है तुम्हारी ये कल्पना। विक्रम अन्या के सवाल पर जैसे होश में आता है, आज कहीं अन्या को कुछ ऐसा वैसा बोल ना दे, इसलिए वो जल्दी से खुद को झटक कर अपनी गर्दन पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम ये मेरी कल्पना नहीं, हकीकत है और काफी खूबसूरत है। जिस दिन मौका मिला उस दिन जरूर मिलवाऊंगा।
फिर वो अपनी जगह से उठते हुए अन्या को अपने साथ चलने का इशारा करके बच्चों जैसी हरकत करते हुए कहता है, और मैडम, ऐसी बातों से ही पेट भरोगी। उस दिन कंपटीशन के नाम पर तुमने मुझसे ट्रीट ले ली, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ने वाला। चलो चुपचाप मुझे ट्रीट दो। दोस्ती की है और सस्ते में निपटा रही हो। अन्या विक्रम की बातें और कंपटीशन वाले दिन उसका हाल याद करके खिलखिलाकर हंसने लगती है। विक्रम खड़े खड़े उसकी हंसी में जैसे खो सा जाता है। उसके होंठों की हंसी उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी हंसी थी। अन्या हंसते हुए खड़ी होकर चलने का इशारा करते हुए कहती है, ठीक है पापा, आज मेरी ट्रीट। अब बच्चों जैसा रोना बंद करो। आसपास देखो, सारे बच्चे तुम्हें ही देख रहे हैं। क्या सोचेंगे, कितने बड़े अंकल बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। इतना बोल अन्या हंसते हुए आगे बढ़ जाती है। विक्रम अपनी ही हरकत पर छींप जाता है। फिर वो अन्या के चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल देता है। अन्या पार्क से बाहर आते हुए विक्रम से पूछती है, तो कहाँ ट्रीट लेना चाहोगे जनाब? विक्रम अन्या को एक नजर देख उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। अन्या भी मुस्कुराते हुए चल देती है। विक्रम कुछ दूर चलकर अन्या को रोड साइड स्ट्रीट फूड की ओर इशारा करता है। अन्या ये देख हैरानी से कहती है, क्या मेहता परिवार का लाल यहाँ ट्रीट लेना चाहेगा? अन्या की बात सुनकर विक्रम मुंह बनाते हुए कहता है, तो क्या चौहान परिवार की बहू यहाँ ट्रीट देना अफोर्ड नहीं कर सकती? अन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तो विक्रम आगे जाते हुए कहता है, मैडम, ये मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, पैसे तुम्हें ही देने हैं, अब चलो। इतना बोलकर विक्रम आगे चला जाता है और सबसे पहले पाव भाजी के स्टॉल पर ऑर्डर देता है। अन्या खामोशी से विक्रम को देख रही थी। वो उसका डाउन टू अर्थ नेचर देखकर काफी इम्प्रेस थी, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े खानदान का बेटा उसके साथ ऐसे स्ट्रीट फूड खाने आएगा। खाना आते ही विक्रम मजे से खाना शुरू कर देता है। अन्या भी आगे बढ़कर खाने लगती है। एक निवाला जाते ही अन्या को ऐसा लगता है जैसे वो अपने पुराने पल वापस से जी रही हो। खाते वक्त उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो विक्रम से छुपी नहीं थी। वो इतने कम वक्त में समझ गया था कि अन्या भले ही बड़े खानदान की बहू हो, लेकिन उसको खुशी इन छोटी छोटी चीजों में ही मिलती है। इसलिए विक्रम जानबूझकर अन्या का मूड ठीक करने के लिए उसे वहां ले आया था। विक्रम और अन्या हंसी खुशी खाते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। विक्रम उसे अपनी बात पर मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देता। दोनों अच्छी घुल मिल रहे थे। वो दोनों एक डिश खत्म करने के बाद दूसरे स्टॉल पर जाते और अलग अलग खाने का मजा लेते हैं। अन्या उन सारे पलों में अपने दर्द को जैसे भूल सी गई थी। वो बस इन पलों को एंजॉय करने में लगी थी। तभी कोई चुपके से सिर्फ अन्या की तस्वीर खींचकर किसी को सेंड करते हुए मैसेज करता है, भाई वो मिल गई। अन्या इस बात से बेखबर अपनी हंसी पल को जीने में लगी थी। उसने और विक्रम ने लगभग सारे स्टॉल का स्वाद चखा और अब उन दोनों के पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। इसीलिए दोनों वहां से वापस आने लगते हैं। विक्रम कुछ सोचते हुए अन्या से पूछता है, अन्या, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? अन्या नाम सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं विक्रम, इसकी जरूरत नहीं है। ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा होगा। अन्या की बात सुनकर विक्रम कुछ ना कहना ही बेहतर समझता है। फिर वो अन्या को कार के पास छोड़ता है। कार में बैठा अमन उसे देख एक पल को हैरान रह जाता है, क्योंकि अन्या गई अकेली थी, पर आई विक्रम के साथ थी। अन्या और विक्रम एक दूसरे को बाय कहकर अलग अलग मुड़ जाते हैं। अन्या कार में वापस से बैठती है तो अमन भी एक नजर विक्रम को घूर कर कार आगे बढ़ा देता है। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर उनके बॉस को पता चला कि मैडम किसी और आदमी के साथ थी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम अन्या को मार्केट में किसी आदमी के साथ देख रुद्र का तो काफी बुरा रिएक्शन था। ये सब सोचकर अमन चुप रहने में ही अपनी और अन्या की भलाई समझता है। इस सोच के बीच वो घर भी आ गया। अमन अन्या को घर छोड़कर वापस निकल गया। अन्या सबसे पहले दिग्विजय जी और आकाश जी से मिलती है। दोनों अन्या को देख काफी खुश होते हैं, लेकिन रुद्र को उसके साथ ना आता देख दिग्विजय जी को अपने पोते पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अन्या को चोट लगी थी और उसने उसे ऐसे बीच में ही छोड़ दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके इस नालायक पोते को अपनी बीवी की परवाह करना कब आएगा।
अन्या सबसे मिलकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। फिर कमरा खाली देख वो ठंडी आ भरती है। उसकी जिंदगी की तरह ये कमरा भी बिल्कुल खाली था। कुछ देर में अन्या फ्रेश होकर बेड पर लेट जाती है और कुछ पलों में उसको नींद आ जाती है। फिर सुबह अन्या अपनी उसी रूटीन में बिजी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उदासी के बादल थे, जिसे दिग्विजय जी साफ देख पा रहे थे। 2 दिन बीत गए। रुद्र ने वहां जाने के बाद अन्या को एक कॉल तक नहीं किया था, जिस बात से अन्या काफी उदास थी। दिग्विजय जी ये देखकर काफी परेशान थे। उन्होंने गुस्से में अपना फोन उठाया और रुद्र को एक मैसेज भेजकर फोन बंद करके रख दिया। इधर अन्या अपने कमरे में बेड पर करवट बदल रही थी। उसकी आंखों से नींद कहीं गायब थी। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ रुद्र छाया हुआ था। कुछ देर बाद उसका फोन बजता है, जिसे सुनकर अन्या हड़बड़ा जाती है, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और इस वक्त उसने किसी की कॉल एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो झट से अपना फोन उठाकर चेक करती है तो उसमें रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे पढ़कर अन्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, फोन उठाए कि नहीं उठाए, और अगर उठाए तो उसे क्या कहेगी। इतनी उधेड़-बुन में फोन कट गया, जिससे अन्या को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। आखिर उसकी बचकानी बेवकूफी की वजह से रुद्र का पहला और शायद आखिरी कॉल भी कट गया। कुछ देर वो फोन को ऐसे देखती रही और देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जाने कि रुद्र से जुड़ी हर चीज में उसके आंसू बाहर निकल आते थे। वो मायूस होते हुए जैसे ही अपना फोन रखने वाली थी कि उसका फोन दोबारा बजता है। इस बार अन्या बिना एक पल गवाए झट से फोन उठाकर अपने कान पर रख लेती है। रुद्र और अन्या कुछ पल यूं ही खामोशी में एक दूसरे को महसूस करते हैं। अन्या अपने आंसू पोंछकर सिसकती आवाज में कहती है, हेलो। अन्या की आवाज में कुछ भारीपन सुनकर रुद्र फिक्र भरी आवाज में पूछता है, तुम ठीक हो? अन्या असमंजस भरी आवाज में कहती है, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रुद्र परेशान स्वर में कहता है, लेकिन तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? अन्या ये सुनकर खुद के आंसू पोंछती है, फिर खुद को रिलैक्स करके बहाना बनाते हुए कहती है, नहीं, वो मैं सो रही थी ना, इसलिए होगी। रुद्र अन्या की बात सुनकर एक नजर अपने लैपटॉप पर देख गिल्ट भरी आवाज में कहता है, सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि अभी इंडिया में रात के 2 बज रहे होंगे। नींद में तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। चलो तुम सो जाओ। अन्य रुद्र के ऐसा बोलने पर मुंह फुलाते हुए कहती है, आपने इतनी रात को मुझे सोने को बोलने के लिए फोन किया है? अन्य के ये बोलने पर रुद्र खामोश हो गया। उसे भी नहीं पता आखिर उसने क्या बात करने के लिए उसको कॉल किया था। बस दादाजी का मैसेज पढ़ा और उससे रहा नहीं गया। उसके दिल में बस उसकी आवाज सुनने की तड़प उठी और उससे बिना सोचे समझे फोन लगा दिया। लेकिन अब अन्या के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सोचते हुए कहता है, नहीं, वो घर में सब कैसे हैं? रुद्र के पूछने पर अन्या काफी मायूस हो गई। उसे लगा रुद्र उसके बारे में कुछ कहेगा, उसके दिल का हाल पूछेगा, लेकिन यहाँ तो वो कुछ और ही राग गा रहा था। किसने ली थी अन्या की फोटो और कौन है जो अन्या को ढूंढ रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र और अन्या फोन पर बात कर रहे थे। रुद्र कुछ सोचते हुए पूछता है, घर में सब कैसे हैं? उसके पूछने पर अन्या काफी मायूस हो जाती है। उसे लगा था रुद्र उसके बारे में कुछ पूछेगा, उसके दिल का हाल पूछेगा, लेकिन वो तो कुछ और ही राग ले रहा था। अन्या नाखुशी से कहती है, सब ठीक है। रुद्र अन्या का सीधा सपाट लहजा कुछ था ही नहीं और उसे आदत भी खुशी से कहती है, सब ठीक है। रुद्र अन्या का सीधा सपाट लहजा सुनकर खामोश हो गया। अब उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं और उसे आदत भी नहीं थी बिना मतलब के बात करने की। रुद्र कुछ सोचते हुए अपना सिर और अपना माथा हल्का रगड़ते हुए कहता है, तो ठीक है, सो जाओ, मैं रखता हूं। ये सुनकर तो अन्या की रही सही उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसके रखने की बात सुनकर वो बेचैन होते हुए कहती है, सुनिए,
रुद्र कहता है। अन्या अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को काबू करते हुए कहती है, आप वापस कब आ रही हैं? अन्या की आवाज में एक बेचैनी थी जिसे रुद्र भी समझ रहा था। वो उसका सवाल सुनकर खामोशी से कहता है, तुम क्या चाहती हो? अन्या अपनी आंखें बंद करके उसको खुद के करीब महसूस करते हुए कहती है, मेरी चाहत कभी पूरी नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है जाने से। रुद्र भी अब अपनी आंखें बंद करके अन्या को खुद के करीब महसूस करते हुए काफी सर्द आवाज में कहता है, चाह कर देखो, शायद इस बार पूरी हो जाए। अन्या वैसे ही रुद्र के एहसासों में खोए हुए कहती है, चल। अन्या का ये जवाब सुन उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान छा गई। उसके बाद ना रुद्र ने कुछ कहा ना अन्या ने, बस उन दोनों ने उस पल को महसूस किया। अन्या को रुद्र के करीब होने के एहसास में कुछ पल में नींद आ गई और उसकी सांसें गहरी होने लगी। रुद्र उसकी सांसों की आवाज सुनकर काफी सुकून में था। उसने फोन नहीं काटा और जल्दी से किसी को मैसेज करके अपना लैपटॉप बैग में रखकर होटल से निकल गया। उसके कान में अब तक फोन लगा हुआ था। उसे अन्या की सांसों और धड़कनों की आवाज काफी सुकून दे रही थी। आज वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी पल आएगा जब उसकी जिंदगी में किसी की चाहत उसके लिए हर चीज से भी ज्यादा मायने रखने लगेगी। कुछ ही देर में वो अपने प्राइवेट प्लेन में था। सुबह का वक्त। आज अन्या काफी सुकून की नींद सोकर उठी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो बेड से उठते हुए अंगड़ाई लेती है और फिर खुद को खुद से समेट कर कल रात हुई बातों को याद करते हुए शर्मा जाती है। वो झट से अपना फोन उठाते हुए चेक करती है, फिर कुछ सोच खुद में ही मुस्कुराकर अपने सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहती है, क्या अन्या कुछ भी सोचती है? अब तो वो तेरे कहने पर अपना सारा काम छोड़कर झट से तो नहीं आ सकते। फिर वो हंसी खुशी फ्रेश होने चली जाती है। कुछ पल में अन्या बिल्कुल तैयार होकर नीचे आती है। आज उसने हरे कलर की रोजाना से कुछ भारी साड़ी पहनी थी। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। हाथों में हरी चूड़ियों के साथ जड़ों कंगन पहने थे। कानों में लंबे लंबे इयररिंग्स, पैरों में पायल पहनी थी। माथे पर बिंदी और चेहरे पर नाम मात्र का हल्का मेकअप किया था। बालों का जूड़ा सजाकर उसमें गजरा भी लगाया हुआ था। वो आज काफी प्यारी लग रही थी। वो सबसे पहले नीचे आते हुए सामने बैठे दिग्विजय जी के पास जाती है और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय जी उसका सजा सवरा रूप देखकर मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा सुखी रहो। आज तो हमारी बहू काफी प्यारी लग रही है, कुछ खास है क्या? अन्या मुस्कुराते हुए कहती है, जी दादाजी आज सावित्री व्रत है, तो माँ ने मुझे उसकी पूजा और व्रत के महत्व के बारे में बताया और मेरी शादी के बाद ही मेरी पहली पूजा है, इसीलिए मैं इसे करने के लिए आज मंदिर जाना चाहती हूँ। दिग्विजय जी उसकी बात से काफी खुश हो गए और खुशी खुशी कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है बेटा। कौशल्या भी इस पूजा को काफी महत्व देती थी और अब तुम उसकी रीत आगे बढ़ा रही हो, ये जानकर मुझे काफी खुशी है। वो इस पूजा के लिए हमेशा शहर के बाहर वाले हमारे कुल देवी के मंदिर जाया करती थी। फिर कौशल्या को याद करके दिग्विजय जी उदास स्वर में कहते हैं, अगर आज कौशल्या जिंदा होती तो तुम्हें खुद इस पूजा की रीत और महत्व समझाती। तुम्हें पता है, जब रुद्र उसे ये पूजा करते देखता था तो अपनी माँ से अपने भोलेपन में कहता था, माँ जब मेरी भी दुल्हन आएगी तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह मेरे लिए ये सब करेगी। इतना बोलकर दिग्विजय जी अपनी ही बात पर हंस पड़ते हैं और अन्या उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गई कि रुद्र ऐसा बोलते हुए कैसा लगता होगा, क्योंकि अन्या ने कभी इस तरह से उससे क्यूटनेस की उम्मीद नहीं की थी। दिग्विजय हंसते हुए अचानक नॉर्मल होकर कुछ अफसोस के साथ कहते हैं, अगर आज यहाँ रुद्र होता तो तुम उसके साथ जाती और तुम दोनों को आशीर्वाद मिलता तो मुझे काफी खुशी होती। लेकिन वो नालायक तो ना जाने दुनियादारी भूल कर बस अपने काम को ही तवज्जो देता है। कितनी बार समझाया उसे, लेकिन वो सुनता ही कहाँ है किसी की। तुम एक काम करो, मैं रेहान को बोल देता हूँ, वो तुम्हें पास वाले मंदिर में ले जाएगा। दिग्विजय जी की बात सुनकर अन्या तुरंत ही कहती है, रेहान घर पर नहीं है दादाजी, उसकी फ्रेंड की पार्टी थी, इसीलिए वो तबिश के साथ शहर से बाहर गया है। दिग्विजय जी अन्या की बात से परेशान होते हुए कहते हैं, ये भी दूसरा नालायक है, जरूरत के समय कभी नहीं होता घर पर। अब क्या मैं घर की बहू को ऐसे ही अकेले भेज दूं? फिर वो अभय को आवाज देते हुए कहते हैं, बेटा अभय,
अन्या दिग्विजय जी को इतना परेशान होते देख उनके पैरों के पास बैठ जाती है और उनके हाथों को पकड़कर विश्वास के साथ कहती है, आप अभी होटल में 2 दिन के बाद होने वाली एक इम्पोर्टेंट पार्टी के सिलसिले में सुबह ही होटल चला गया। और दादाजी, आप चिंता न करें, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। दिग्विजय जी अब लाचार होकर अन्या को देखकर कुछ कहने को होते हैं कि वो अपनी पलकें झपकाकर उन्हें विश्वास दिलाती है। दिग्विजय जी भी हार मानकर हाँ कर देते हैं। फिर अन्या कुछ सोचकर उनसे कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, दादाजी, अगर मैं कुछ मांगू तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? दिग्विजय जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब कुछ तो आपका ही है बेटा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप हक से बोलो। अन्या उनकी बात सुनकर हिचकिचाते हुए कहती है, दादाजी, मैं भी पूजा करने के लिए माँ की तरह कुल देवी के मंदिर जाना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करिएगा, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी रीत को मनाना चाहती हूँ, उनके आदर्श पर चलना चाहती हूँ, प्लीज दादाजी। अन्या की बात सुन दिग्विजय जी निशब्द हो गए। उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्हें आज सच में अन्या में कौशल्या की झलक दिखाई दे रही थी। वो ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं और उसको अपना ख्याल रखने और जल्दी घर आने की हिदायत देते हुए विदा करते हैं। अन्य ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड के साथ पूजा का सामान लेकर मंदिर की तरफ निकल जाती है। मंदिर थोड़ा दूर था, इसलिए उन्हें 2 से 3 घंटे का सफर तय करना पड़ा। अन्य इस पूरे रास्ते अपने और रुद्र के आने वाले सुखद भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसके दिल में ना चाहते हुए भी रुद्र ने जो जगह बना ली और अन्या को जो गलत फहमी थी वो जियान ने दूर कर दी थी। अन्या उसी सोच में डूबी हुई थी। फ्लैशबैक। इंदौर एयरपोर्ट पर अन्या और रुद्र अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। रुद्र ने जियान को भेजकर अन्या के लिए कॉफी और स्नैक्स लाने के लिए कहा, क्योंकि अन्या की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे दवा भी लेनी थी। जियान जब तक सब सामान लेकर वापस आया तब तक रुद्र किसी इंपॉर्टेंट फोन कॉल की वजह से बाहर चला गया, क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं आ रहा था। अन्या उस पूरे एरिया में अकेली थी, क्योंकि वो वीआईपी एरिया था। जियान उसके पास आकर वो सारी चीज उसकी तरफ बढ़ाता है। अन्या सवालिया नजरों से जियान को देखती है तो वो काफी रिस्पेक्ट के साथ अन्या के आगे सिर झुकाकर कहता है, मैम, ये सब सर ने आपके लिए लाने को कहा था, क्योंकि आपकी दवा का समय हो रहा है, आपको उससे पहले कुछ खा लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर अन्या उस पैकेट को चुपचाप ले लेती है और कॉफी पीने लगती है। जियान भी पास वाले सोफे पर बैठ जाता है। अन्या को यह खामोशी काट रही थी, इसलिए वो जियान को देखकर बात करने के लिए जियान से कुछ सवाल पूछती है। जियान, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? जियान उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है। अन्या उसकी मंजूरी देखकर कुछ सोचते हुए कहती है, तुम कब से इनके साथ काम कर रहे हो? वो अन्या का सवाल सुनकर एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मैम, कुछ ठीक से याद नहीं, पर मुझे सर के साथ रहते हुए लगभग 8 से 9 साल तो हो गए हैं। जियान की बात सुनकर अन्या आश्चर्य से उसे देखते हुए कहती है, इतने वक्त से तो तुम इन्हें सबसे ज्यादा अच्छे से जानते होगे। मेरा मतलब, तुम तो उनके हर साइड से वाकिफ होंगे। अन्या का सवाल सुनकर वो कुछ सोच में पड़ गया। सच में वो रुद्र के साथ इतने वक्त से था कि वो उनके हर मूव और हर एक्शन से वाकिफ था। जब वो 20 साल का था तब उसने रुद्र के बॉडीगार्ड के तौर पर ज्वाइन किया था। उसने रुद्र का हर पहलू देखा, इसलिए वो ज्यादा ना सोचकर हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, मैम, आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं सर के बारे में? आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती हैं। अन्या जियान के ये कहने पर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, जियान, क्या ये शुरू से ऐसे हैं? मेरा मतलब, अपने बदले और तैश के आगे किसी को तवज्जो नहीं देते, चाहे उनके बदले की आड़ में किसी का परिवार, किसी का सहारा, किसी के जज्बात तबाह हो जाए, क्या इनको कोई फर्क नहीं पड़ता? अन्या की बात का इशारा जियान अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए वो कुछ सोचते हुए काफी शालीनता से जवाब देता है, मैम, सच कहूं तो बॉस ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसे थे नहीं। वक्त, हालात और दुनिया से लड़ना और अपना एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें ऐसा बनना पड़ा। अपने परिवार की ढाल के लिए उन्हें ऐसा कठोर बनना पड़ा। कोई उनके परिवार के जज्बात को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने खुद के जज्बात को मिटा दिए। मैंने इतने साल में उन्हें कभी कमजोर पड़ते नहीं देखा, लेकिन पहली बार आपको उस हालत में देखकर बहुत कमजोर पड़ गए थे। मैंने शायद ही उन्हें कभी इस हालत में देखा था। उनकी आंखों में नमी या किसी को खोने का डर था। पहली बार उनके चेहरे पर किसी के लिए कोई जज्बात देखे थे। पर ये सारे भाव, ये सारी फीलिंग्स मैंने आपके लिए देखी है मैम। आपको पता है, आज तक उनके फैसले को काटने की ताकत दादाजी के पास भी नहीं थी, लेकिन वो हक सर ने आपको दिया है, क्योंकि जब आपने शैलेश राठी को छोड़ने को कहा तो सर ने एक शब्द ना कहते हुए आपकी बात चुपचाप मान ली। उस वक्त शायद सबसे ज्यादा उनके लिए आप मायने रखती थी। बुरा नहीं मानिएगा मैम, लेकिन वो भले ही आपके रिश्तेदार हैं,
इसलिए आपके जज्बात उनके लिए ज्यादा झुके होंगे। लेकिन एक बार आप बॉस की नजर से भी सोच कर देखें, अगर आपकी जगह उन्होंने बॉस पर हमला किया होता तो आपका क्या रिएक्शन होता? माना बॉस ज्यादा गुस्से वाले हैं, लेकिन उस गुस्से में भी फिक्र थी, वो भी सिर्फ आपके लिए। मेरी कही बातों के बारे में सोचिएगा जरूर मैम। इतना बोलकर जिहान खड़ा हो गया और वहां से चला गया। और अन्या जो उनकी बात सुनते हुए अपनी सोच में डूबी थी, अब उसे कहीं ना कहीं रुद्र पर शक और उसे बुरा भला बोलने पर काफी गिल्ट हो रहा था। अब कहीं ना कहीं उसे रुद्र की इस तरह के बिहेव का कारण रियलाइज हो रहा था। वो ऐसे ही सोच में गुम थी कि रुद्र उसके पास आकर उसे चलने को कहता है। अन्या रुद्र की बात सुनकर काफी गौर से उसके चेहरे को देखने लगती है। उसके चेहरे पर अब भी कठोरता ही नजर आ रही थी। उसके कठोर चेहरे के पीछे की खामोशी अन्या को चुभ रही थी। फ्लैशबैक एंड। कैसा होगा रुद्र और अन्या का मजबूरी में बंधा ये रिश्ता? क्या मजबूरी में भी प्यार हो सकता है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अन्या कार में बैठी अपनी सोच में गुम थी। वहीं ये कार उसकी कार का पीछा कर रही थी। कुछ देर में वो मंदिर पहुंच जाती है। बॉडीगार्ड जल्दी से उतरकर अन्या की तरफ का दरवाजा खोलता है और वो पूजा की थाली संभालते हुए कार से बाहर निकलकर मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। बॉडीगार्ड भी अन्या के पीछे होता है, क्योंकि दादाजी ने अन्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने की सख्त हिदायत दी थी। ये काफी पुराना और काफी खूबसूरत मंदिर था। मंदिर के नवग्रह में माता की मध्यम और काफी प्राचीन मूर्ति थी। अन्या अपनी पूजा की थाल लिए उनका आशीर्वाद लेती है और रुद्र के लिए प्रार्थना करती है। वहां चबूतरे पर कथा हो रही थी, जिसे सुनने के लिए वो भी वहां बैठ गई। उस कथा में पति पत्नी के अटूट बंधन और रिश्ते के महत्व और सावित्री के हौसले के बारे में बताया जा रहा था। अन्य सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर मंदिर प्रांगण में आकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर उनके आगे शीस झुकाकर अपनी पूजा शुरू करती है। उसने शुरू से अपनी माँ को अपने पिता के लिए ये पूजा काफी श्रद्धा पूर्वक निभाते हुए देखा था और साथ ही उसकी माँ का विश्वास और आस्था को भी उसने महसूस किया था। अन्य को सारिका जी ने काफी बारीकी से सब कुछ समझाया था। उन्हें पता था कि उनकी बेटी के ससुराल में ऐसा कोई नहीं है जो उसे इसके मायने समझा सके। इसलिए खास तौर पर उन्होंने अन्या को हर चीज काफी बारीकी से समझाई थी। अन्या को ये व्रत रुद्र की भी पूजा करके उसके हाथों से तोड़नी थी, लेकिन उसके यहाँ ना होने की वजह से अन्या को भी काफी अधूरा सा लग रहा था। इन सब के बावजूद भी उसने पूरे मन से रुद्र के लिए पूजा की। पूजा के कच्चे धागे को लेकर विश्वास के साथ वो पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करती है। अन्या अपनी पूजा में लीन थी और कोई उस पर चोरी छुपे नजर रखे हुए था। वो सारी बातों से बेखबर अपनी पूजा संपन्न करके मंदिर में जाकर पंडित जी का आशीर्वाद लेती है। लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है तो उसको रियलाइज होता है कि वो अपना पर्स कार में ही भूल गई है। वो जल्दी से इधर उधर देखती है तो सीढ़ियों के पास खड़े बॉडीगार्ड पर उसकी नजर जाती है। अन्या जल्दी से उसके पास आते हुए कहती है, सुनो, तुम कार से मेरा पर्स ले आओ, मुझे दक्षिणा देनी है। अन्या की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड सकुचाते हुए कहता है, सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। बड़े साहब की सख्त ऑर्डर है। उसकी बात सुनकर अन्या उसे समझाते हुए कहती है, देखो बस 2 मिनट की तो बात है, और जब तक मैं दक्षिणा नहीं देती थी मैं कहीं जा भी नहीं सकती। अन्या की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है मैम, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो आपका बैग ले आएगा। अन्या उसकी बात सुनकर सहमति में सर हिला देती है। वो बॉडीगार्ड ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार कोशिश करने पर भी असफल था। अन्या खड़े खड़े उस बॉडीगार्ड को देख रही थी। अब उसे अंदर ही अंदर कुछ झुंझुलाहट होने लगी, क्योंकि वो सुबह से भूखी प्यासी थी और अब तक उसे काफी थकावट भी होने लगी थी। वो अपनी झुंझुलाहट में आगे बढ़कर उस बॉडीगार्ड से कुछ तेज आवाज में कहती है, देखो इससे अच्छा होगा कि तुम खुद जाकर ले आओ, काफी देर हो रही है, हमें शाम तक घर भी पहुंचना है। तुम ऐसे करोगे तो हम यहीं अटके रहेंगे। अन्या की बात सुनकर बॉडीगार्ड कुछ कह नहीं पाया, इसलिए वो भी उसकी बात मानते हुए चला गया। अन्या बॉडीगार्ड के जाने के बाद एक ठंडी आह भरते हुए कुछ साइड में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठने की जगह पर बैठ जाती है। ये उसका पहला व्रत था, इसीलिए उसे थोड़ी बेचैनी हो रही थी।
अन्या बॉडीगार्ड का इंतजार कर रही थी कि तभी उसके पास से गुजरती एक महिला के गले का हार गिर गया, जिसे देख अन्या तुरंत उसे उठाकर उस महिला को आवाज देती है, लेकिन वो महिला नहीं रुकती है। ये देखकर वो उसे आवाज देते हुए उसके पीछे जाती है। वो महिला बिना रुके मंदिर के ऐसे छोर पर आ जाती है जहां कोई नहीं था। अन्या तेज आवाज में उस महिला को जैसे ही आवाज देती है कि कोई पीछे से आकर उसके मुंह पर रुमाल रख देता है, जिससे अचानक ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और पल भर में वो बेहोश हो जाती है। उसके पीछे खड़ा आदमी अन्या को पकड़कर एक नजर उसके चेहरे को देखता है। अन्या को देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है। वो सामने वाली औरत को देखकर अपने पॉकेट से एक नोटों की गट्टी निकालकर उसकी तरफ फेंकता है। वो औरत भी लालच भरी निगाह से उस नोट के बंडल को कैच कर लेती है और उस आदमी को सलाम करके वहां से निकल जाती है। वो आदमी अन्य को देखकर उसके चेहरे को काफी ललचाई नजरों से छूते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरी रानी, मुझसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगी? एक बार जो विनय त्यागी की नजर को भा जाए वो उसका ही हो जाता है। इतना बोलकर वो काफी कुटिलता से हंसते हुए अन्या को अपने कंधे पर उठा लेता है और पीछे के रास्ते से होते हुए मंदिर से निकल जाता है। उसके पीछे उसके आदमी भी आ जाते हैं और सावधानी से वहां से जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि सबने काफी कुछ अन्या के बारे में पता कर लिया था और साथ ही उसके बॉडीगार्ड पर भी पूरी नजर रखते हुए अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया था। विनय अन्या को अपनी वैन में अच्छे से लेटाकर अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं जब अन्या का बॉडीगार्ड वापस उसका पर्स लेकर आता है तो अन्या को वहां ना देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो चारों तरफ उसको ढूंढता है, लेकिन अन्या उसे कहीं नहीं मिलती है। आसपास लोगों से पूछने पर भी उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है, जिससे अब उसकी घबराहट डर में बदलने लगती है। उसके सामने बस अपने बॉस का वही खतरनाक चेहरा आ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अन्या के लिए रुद्र काफी केयरिंग है, क्योंकि जब अन्या का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बॉस की मानो दुनिया ही रुक गई थी। अब तो उसकी लापरवाही से पूरी अन्या ही गायब थी। ये सारी बात सोच सोच कर उस बॉडीगार्ड के सिर पर पसीने की बूंदें छलक आई। वो किसी को कॉल करके वापस से अन्या को पूरे मंदिर में ढूंढने लगता है। कुछ घंटों के बाद अन्या, जो कि बेहोश थी, उसे अचानक ही हल्का हल्का होश आने लगता है। वो अपने सिर को पकड़कर उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ और पैर किसी चीज से बंधे हैं। इस एहसास से वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। सबसे पहले उसकी नजर अपने ऊपर जाती है और एक तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये रोशनी उसके सिर के ऊपर लगे एक बल्ब से आ रही थी। कुछ देर बाद अन्या अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखती है, जहां छत थी। अन्या इस अनजान जगह को देखकर झट से अपने आसपास नजरें घुमाती है तो वहां सिर्फ बड़े बड़े कटान के खाली बॉक्स पड़े थे। वो एक छोटे से खाट पर लेटी हुई थी और साथ ही उसके पैर और हाथ के साथ उसका मुंह भी बंधा था। ये सब देखकर अन्या को ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, लेकिन कौन? ये सवाल आते ही उसके जहन में सिर्फ एक ही राक्षस का नाम आ रहा था और साथ ही उससे जुड़ी हैवानियत भी। ये सब सोच सोच कर अन्या डर से कांपने लगी, क्योंकि अपने आने वाले पल के लिए उसे अब काफी घबराहट हो रही थी। साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। वो अपनी आंखें बंद करके भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उसके जहन में अब बार बार सिर्फ रुद्र का चेहरा आ रहा था। उसके दिल में बस एक ही आह थी कि अगर आज उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो रुद्र से खुद की नजरें कैसे मिला पाएगी। हथेली के घाव भरे जरूर थे, लेकिन निशान अब तक ताजा थे। अन्या को अब अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था, क्योंकि जब भी उसे लगता था कि खुशियां उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं, तभी कुछ ऐसा होता था कि उसकी खुशियां उससे रूठकर कोसों दूर बैठ जाती थी। कहीं न कहीं उसके दिल में बस ये था कि कैसे भी रुद्र उसके पास आ जाए। वो अपनी नजर आसपास घुमाकर देखती है तो उसे सिवाय दरवाजा और कटान के कुछ नहीं दिखता। वो एक गोदाम जैसी जगह थी जहां उसकी उम्मीद की एक भी किरण नहीं थी। अन्या खुद की किस्मत से लड़ने के बारे में सोच रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है, जिससे अन्या काफी सहम जाती है। दरवाजा खुलते ही किसी के कदम अंदर आते हुए सुनाई पड़ते हैं और दरवाजा वापस से बंद हो जाता है। अपनी कुटिलता भरी मुस्कान अन्या के ऊपर डालते हुए वो उसके पास आता है।
अन्या, जो उस आदमी की एक झलक देखकर ही पहचान जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये वही राक्षस था जिससे बचने के लिए उसकी माँ बात कर रही थी। विनय त्यागी, उसके इलाके का एक सड़क छाप डॉन। लोगों को मारना, लड़कियों के साथ जबरदस्ती और बदतमीजी करना और साथ ही सारे इनलीगल कामों को अंजाम देना, यही उसका धंधा था। उसकी नज़र ऐसी थी कि किसी लड़की पर पड़ जाए तो उसकी इज्जत तार तार हो जाए। उसकी नज़र करीब 1 साल पहले अन्या पर पड़ी थी और तब से उसे पाने की लालसा उसके अंदर जाग गई, मानो वो उसके लिए बावला हो गया। उसने शादी करने की ख्वाहिश जगाई, लेकिन जब केवेंद्र ने इसका विरोध किया तो उन पर बंदूक तानकर अन्या से जबरदस्ती सगाई कर ली और साथ ही 1 महीने के बाद उससे शादी करने का इरादा रखा। उसने तो अन्या के साथ साथ केवेंद्र और सारिका जी का जीना भी दुश्वार कर रखा था। वक्त बेवक्त आकर अपनी गंदी नज़र अन्या पर डालकर पूरे घर का माहौल खराब कर देता था। साथ ही उसने केवेंद्र को और उनके बेटे को मारने की धमकी भी देता था। अन्या के अचानक गायब होने की वजह से वो जैसे बावला ही हो गया था। उसने केवेंद्र और सारिका को काफ़ी टॉर्चर किया, लेकिन वो दोनों अपनी बेटी की खुशी और सलामती के लिए चुप रहे। उसने काफ़ी पता करने की कोशिश की, पर उसे कुछ खबर नहीं मिली। लेकिन अचानक ही उसके पास एक मैसेज आने से उसने झट से उसे ढूंढना शुरू किया। पहले तो अन्या उसकी मोहब्बत और जुनून थी, लेकिन अब उसकी जिद बन चुकी थी। उसे ये जानकर काफ़ी गुस्सा आया कि अन्या ने शादी कर ली, जिसके बाद अब वो उससे बदला लेने के लिए आतुर हो चुका था। काफ़ी दिनों से अन्या पर नज़र रखते हुए आज उसे वो मौका मिल ही गया। वो अपनी कुटिलता भरी नज़र अन्या पर डालकर एक हवस भरी आवाज़ में कहता है, कैसी हो मेरी रानी? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? इतना बोलकर वो अन्या की तरफ झुकने लगा तो अन्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर विनय के चेहरे पर काफी कुटिलता भरी मुस्कान छा गई। आखिर वो अन्या की आंखों में खुद के लिए खौफ ही तो देखना चाहता था। कैसे बच पाएगी अन्या त्यागी के चंगुल से? क्या रुद्र आएगा उसे बचाने? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विनय त्यागी ने अन्या को किडनैप कर लिया था। वो उसको ऐसी जगह ले आया था जहां उसे खुद के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। विनय अन्या के करीब बढ़ते हुए उसे गंदी नजर से देखता है। उसकी नजर ऐसी थी कि अन्या खुद के वजूद के बारे में सोचकर अंदर तक कांपने लगी। अन्या के चेहरे और आंखों में खुद के लिए खौफ देखकर विनय को अच्छा लग रहा था। वो अन्या के खाट के पास नीचे जमीन पर बैठकर शराब का घूंट पीते हुए कहता है, तुम्हें पता है रानी, मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैंने न जाने कितनों को रास्ते से हटाया है। तो मुझे तो जानती ही है, आज तक जिस लड़की पर मेरा दिल आया वो मेरे बिस्तर की शोभा बनी। लेकिन फिर वो अन्या की तरफ झुककर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होते हुए कहता है, जब तुझ पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे दिल में कुछ हुआ और उसी दिन मैंने सोच लिया कि तू मेरे बिस्तर के साथ साथ मेरे घर, मेरे दिल, मेरे अंग अंग की रानी बनेगी। सब ठीक भी चल रहा था, हमने सगाई भी कर ली थी। फिर वो अचानक गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। तूने शादी कर ली, वो भी मुझसे बिन बताए, और तो और गायब भी हो गई। तुझे क्या लगा त्यागी अपनी रानी को ऐसे ही जाने देगा? अन्या उसके गुस्से और जुनून को देख डर से कांप रही थी। वहीं त्यागी की नजर अब अन्या के मंगलसूत्र पर पड़ी। वो अपनी एक उंगली आगे करके उस मंगलसूत्र को पकड़कर देखते हुए वो गुस्से में कहता है, जिस गले में मेरे नाम का ये फंदा होना चाहिए था वहां तूने किसी और का फंदा पहन रखा है। ये तूने ठीक नहीं किया मेरी रानी। इतना बोलकर वो झटके से अन्या का मंगलसूत्र छोड़ते हुए उठता है। अन्या ने डर से आंख बंद कर ली। वो अपनी शर्ट के बटन एक एक करके धीरे धीरे खोलते हुए कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, शादी न सही, लेकिन आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तो इस त्यागी की खुशबू अपने बदन से कभी मिटा नहीं पाएगी। इतना बोलकर त्यागी ने अपनी शर्ट खोलकर दूर फेंक दी। वहीं अन्या उसकी ऐसी हरकत देखकर डर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। तभी अन्या के पांव की रस्सियां ढीली पड़ जाती हैं
जिन्हें वो कब से छटपटाते हुए खोलने की कोशिश कर रही थी। अन्या खुद को ठीक से आजाद कर पाती उससे पहले ही त्यागी उसके ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन अन्या उसके खुद के ऊपर आने से पहले ही छट से अपने पाँव की मदद से खाट से खुद को नीचे गिरा लेती है। ये देख त्यागी थोड़ा झल्ला गया। अन्या जल्दी से अपने पाँव की रस्सी खोल उठते हुए भागने लगती है, लेकिन त्यागी उसका साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है और काफी गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, बचकर कहाँ जाओगी रानी, आज तुझे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये कोशिश करना बेफिजूल है। इतना बोलकर वो जैसे ही पल्लू खींचता है कि अन्या उसके पास आते हुए जोर से उसकी नाक पर वार करती है, जिससे त्यागी की नाक से खून आने लगता है। वो दर्द से चीखते हुए अपनी नाक पकड़ छटपटाने लगता है। अन्या मौका देख बाहर निकलने के लिए भागती है, लेकिन दरवाजे पर ऊपर की ओर चिटकने लगी थी। ये देख अन्या अपने दोनों बंधे हाथ से उसे खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अन्या की पहुंच से कुछ ऊपर था। फिर भी वो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अंत में उसने लगभग चिटकनी खोल ही ली थी कि तभी पीछे से त्यागी गुस्से में अन्या के पास आता है और उसके बाल पकड़कर उसको जबरदस्ती वापस खाट के ऊपर पटक देता है। अन्या को वापस से अपनी सारी कोशिश नाकाम होती नजर आ रही थी। त्यागी गुस्से में हुंकारते हुए अन्या का जबड़ा पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरता है। उसका गुस्सा देख अन्या की सांसें थमने लगती है। त्यागी गुस्से में अन्या के बाल पीछे से पकड़ते हुए कहता है, बड़ी हिम्मत आ गई है ना तुझ में, आज मैं तेरी ये हिम्मत अपने पैरों तले कुचलूंगा। इतना बोलकर अपना दूसरा हाथ अन्या के कंधे पर रखकर धीरे धीरे अपना हाथ उसके शरीर पर घुमाने लगता है। उसकी छुअन से अन्या को काफी घिन सी महसूस हो रही थी। वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही त्यागी उसके ब्लाउज का बाजू एक झटके में फाड़ देता है। ये देख अन्या खुद को खुद में समेटते हुए छुपाने की कोशिश करती है। त्यागी अन्या से दूर होकर अपने पेट की बेल्ट खोलते हुए कहता है, ऐसे देख रही हो, ये है पालतू घोड़ी को लगाम में रखने का यंत्र। वैसे तो आज तक ये काफियों पर चली है, लेकिन जो सुकून आज तेरे पर चलाने से आएगा वो मुझे आज तक कभी ना मिला होगा। ये बोलते हुए त्यागी बेल्ट को अपने हाथ में लपेटकर अन्या को कुटिलता भरी मुस्कान से देखता है। अन्या को उस बेल्ट से होने वाले जुर्म से ज्यादा त्यागी की नीयत को लेकर डर लग रहा था। वो डर से पूरी पसीना पसीना हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अन्या मन ही मन भगवान से खुद की जिंदगी के लिए भीख मांग रही थी। वो बस इतना चाहती थी कि अगर उसकी जिंदगी की सीमा यहीं तक है तो भी वो इस राक्षस से बच जाए, फिर चाहे उसे जैसी भी मौत नसीब हो। वो ये सब सोचकर निराशा से अपनी आंखें बंद करती है और अपने आने वाले पल के लिए खुद को तैयार करने लगती है। त्यागी अपनी बेल्ट को उठाकर अन्या पर वार करता है। उसके पहले ही वार में अन्या खाट से नीचे गिर जाती है। उसके कोरे शरीर पर लाल निशान आ जाते हैं, लेकिन अन्या के मुंह से आह तक नहीं निकलती सिवाय आंसू के। उसके जहन में इस वक्त अपने पापा का चेहरा आता, जो बचपन से आज तक उसकी ढाल बने थे और उसे इस जैसे राक्षस से हर वक्त महफूज रखते थे। वो अपने मन में बस यही कहती है, पापा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, लेकिन तभी उसके जहन में अपने पापा की तस्वीर धुंधली पड़ने लगी और एक नए चेहरे ने उनकी जगह ले ली। अन्या उस चेहरे को देखकर मन में एक आहस भरते हुए कहती है, रुद्र। त्यागी उसको दूसरी बार मारने के लिए बेल्ट उठाते हुए कहता है, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। लेकिन तभी उसकी बेल्ट हवा में ही उसके पीछे अटक जाती है, जिसे महसूस करके पहले तो त्यागी जोर लगाता है और हिल न पाने पर उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वो अपने दांत पीसते हुए जैसे ही पलटने को होता है कि कोई एक झटके में त्यागी की बेल्ट छीनकर उसे ही जमीन पर पटक देता है, जिससे वो दर्द में कर्राते हुए गुस्से में कहता है, कौन है बे जो त्यागी के मामले में अपनी टांग अड़ा रहा है, उसकी तो। लेकिन जैसे ही त्यागी अपना सिर उठाकर अपने सामने खड़े इंसान की आंखों में देखता है तो उसके शब्द उसके मुंह में ही अटक जाते हैं और वो खुद एक पल के लिए डर से अंदर तक कांप जाता है। अन्य त्यागी के अचानक गिरने की आवाज सुनते ही खुद को संभाल कर पीछे पलटती है
और अपनी आंसुओं से भरी आंखों से सामने देखती है तो उसे अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, रुद्र था, जो त्यागी की मौत बनकर उसे जिंदा जला देने के लिए खड़ा था। अन्या को एक पल यकीन ही नहीं हुआ कि वो सच में रुद्र है, क्योंकि उसके जहन में बस यही आता है कि रुद्र यहाँ कैसे हो सकता है, वो तो लंदन में है, और अगर वो यहाँ आया भी तो वो उसे बचाने यहाँ कैसे। अन्य के मन में सवाल तो काफी थे, लेकिन जवाब में बस रुद्र को अपने पास देखने की खुशी थी। उसकी आंखों में कुछ देर पहले जो डर और दुख था वो रुद्र के आने भर से ही एक हिम्मत में बदल गया। वो जल्द से जल्द रुद्र के सीने से लगना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसके अंदर जान ही नहीं बची हो। वो रुद्र को आवाज तक नहीं दे पा रही थी। उसका मुंह और हाथ अभी तक बंधे हुए थे। वो जमीन के सहारे सरकते हुए रुद्र के करीब बढ़ने लगी। रुद्र जो इस वक्त त्यागी को घूर रहा था, उसकी नजर जब अन्या के दर्द भरे चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर वो तड़प उठा। वो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले अन्या के पास आता है और घुटनों के बल बैठकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। अन्या को भी रुद्र के सीने से लगने से मानो जन्मों का सुकून मिलता है। रुद्र की पकड़ पल पल अन्या के ऊपर कसती जा रही थी। इस वक्त उसके अंदर गुस्से के साथ अन्या के लिए दर्द भी था। वो उसके सिर पर किस करके उसे ऐसे ही गले लगाए रखता है। अन्या रुद्र से बिल्कुल चिपक जाती है। ये सब देख त्यागी का खून खौल रहा था। मानो वो रुद्र के प्रेजेंस से काफी डर गया था, लेकिन वो अपने आप को कहीं से भी कम नहीं आंकता था। तभी रुद्र की नजर अन्या के हाथ और चेहरे पर पड़ी। वो जल्दी से उसके मुंह पर बंधे कपड़े से उसे आजाद करता है, फिर उसके हाथों को खोलकर उसके पूरे शरीर को चेक करता है। अन्या बस रुद्र को एक टक देखे जा रही थी। रुद्र उसके दोनों गाल को थाम प्यार से पूछता है, तुम ठीक हो ना वाइफी? रुद्र के ऐसे पूछने पर अन्या के सब्र का बांध टूट जाता है। वो कसकर उसके गले लग से सकने लगती है। रुद्र से भी अन्या की यह हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अन्या की सिसकियों के साथ रुद्र का गुस्सा भी बढ़ रहा था। आखिर उसके होते हुए कैसे कोई उसकी वाइफी को छूने की हिम्मत कर सकता है। रुद्र अन्य को अपने सीने से लगाकर उसे शांत करवा ही रहा था कि उन दोनों के कानों में त्यागी की घटिया आवाज सुनाई पड़ी। वो बार बार जियान को उसे छोड़ने को कह रहा था और साथ ही अन्य को बुरा भला कहते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं कि त्यागी क्या चीज है, छोड़ो मुझे। और तू रानी, जिन बाहों की आड़ में खुद को महफूज समझ रही है, वो भी तुझे मुझसे बचा नहीं सकते। तू मेरी है, मेरी, सुना तूने, मेरी। इस त्यागी का जुनून, उसके बिस्तर की गर्मी। त्यागी की बात सुनकर अन्या की पकड़ रुद्र पर कसती जा रही थी। वहीं ये सुनकर रुद्र का खून खौलने लगता है। वो गुस्से में उठने लगता है, लेकिन अन्या की पकड़ खुद पर होने की वजह से वो रुक जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर जियान को कुछ इशारा करता है। जियान हाँ में सर हिलाते हुए त्यागी को एक झटके में दूसरे कोने में फेंक देता है। फिर आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपनी लात और घूंसों की बारिश शुरू कर देता है। जियान का एक ही बार त्यागी को सातों जन्म के तारे दिखाने के लिए काफी था। वो कुछ ही पल में निढाल सा हो गया। उसके मुंह के एक एक दांत झड़कर बाहर आ गए थे। वो अब सिर्फ दर्द में कर्राह रहा था। रुद्र ने सही समय पर पहुंचकर अन्या को बचा लिया। अगर वो ना पहुंचता तो अन्या का क्या होता? अब रुद्र क्या करेगा त्यागी के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।